एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की, जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। एचपी पीजीटी बायोलॉजी के लिए, केवीएस, एनवीएस, DSSB, एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे साइटोस्केलेटन की, जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे साइटोस्केलेटन का, फंक्शंस, कंपोनेंट क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स का स्ट्रक्चर, फिर कैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन उसकी पोलिमराइजेशन करता है, माइक्रोट्यूबल एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, माइक्रोट्यूबल्स कैसे सेल को सपोर्ट करती है और कैसे ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, मोटर प्रोटीन्स की, काइनेसिन एंड डाइनिन की बात करेंगे। हमने HPSC पीजीटी बायोलॉजी का जो क्वालिफाइंग एग्जाम था उसमें काइनेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। ठीक है, माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। फिर हम डाइनिन हम समझेंगे यहाँ पे डाइनिन इंस्टेबिलिटी के बारे में, माइक्रोट्यूबल असेंबली कैसे होती है, मतलब यहाँ पे कैसे माइक्रोट्यूबल असेंबल होता है, डिसअसेंबल कैसे होता है, सीलिया, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी के चैप्टर में, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को, सीलिया के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर चुके हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के, कैसे ये असेंबल होते हैं, कैसे डिसअसेंबल होते हैं। फिर हम माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जीप एक्टिन एफेक्टिन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक्टिन फिलामेंट असेंबल होते हैं, डिसअसेंबल होते हैं, मायोसिन स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग मैकेनिज्म हम मसल्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। ये यहाँ पे इंक्लूड क्यों कर रखा है, क्योंकि एक्टिन पढ़ रहे हैं हम, एक्टिन फिलामेंट पढ़ रहे हैं, जो किसको फॉर्म करता है, हमारा माइक्रोफिलामेंट को। ठीक है, फंक्शंस पढ़ेंगे एक्टिन, साइटोस्केलेटन के, सेल माइग्रेशन, और फिर इन तीनों साइटोस्केलेटन सिस्टम को कंपेयर करेंगे, मतलब इनका बीच में जो डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे, और कुछ हम MCQs भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने स्केलेटन से। जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन है क्या, एक डायनेमिक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है प्रोटीन का, जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसका जो ये साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर इसके बायोमोलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनका एक नेटवर्क बन जाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल का स्केलेटन। ये क्या करेगा, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सेल की शेप मेंटेन करेगा, और इंट्रासेलुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट जैसे इसके ऑर्गेनेलीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, वेसिकल्स, लाइसोम्स, माइक्रोबॉडीज़ हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज करेगा और उनकी सेल के अंदर मूवमेंट करवाएगा। और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए ट्रांसफ़र होना है, तो गोल्गी बॉडीज़ में जाएगी, वहाँ से मॉडिफाई होगी, फिर लाइसोसोम में जाएगी, फिर वहाँ पे वो वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी। तो ये क्या है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, गोल्गी बॉडीज़ ने उसको मॉडिफाई किया, फिर लाइसोसोम में गया वो, फिर वेसिकल्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गया। तो ये क्या है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई रिजिड स्कैफोल्ड नहीं होता। ठीक है, साइटोस्केलेटन डायनेमिक होता है, कभी ये असेंबल करता है, कभी डिसअसेंबल करता है, कभी इसके प्रोटीन बाइंड होकर कोई फिलामेंट बना देंगे, कभी वो डिसअसेंबल हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है, जैसे जैसे हमारी सेल की नीड चेंज होती है, वैसे वैसे ये असेंबली और डिसअसेंबली चलती रहती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें साइटोस्केलेटन की, तो जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो एक डायनेमिक नेटवर्क होता है, जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये सेल की शेप और पोलरिटी को मेंटेन करेगा। एंकर्स एंड पोजीशन किसकी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की, जैसे हमने बात की यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्गी बॉडीज़ की, है ना, बात की लाइसोसोम की, बात की वैक्यूल्स की, बात की माइक्रोबॉडीज़ की बात की, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। प्रोवाइड करेगा ट्रैक फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडीज़ में, फिर लाइसोसोम में, फिर वेसिकल्स में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं मॉलिक्यूल्स, किस मतलब पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स, तो वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को भी ट्रैक करते हैं। एसेंशियल रोल प्ले करते हैं ये सेल डिवीजन के टाइम पे, जैसे माइक्रोट्यूबुल्स जो होती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो स्पिंडल फाइबर बनाती हैं, कब, जब सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल माइग्रेशन में और टिश्यू रिपेयर में भी हमारा जो साइटोस्केलेटन मेजर रोल प्ले करता है, सिग्नलिंग पाथवे में, और जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट
रिस्पॉन्स शो करना हो, तब सेल रीमॉडल होती है, अपनी कन्फर्मेशन चेंज करती है अकॉर्डिंगली। जैसे कोई हार्मोन आके बाइंड हो गया रिसेप्टर के ऊपर, या कोई लाइगेंड एंजाइम आके बाइंड हो गया, तो सेल जो होती है वो रीमॉडल करती है, अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करती है रिस्पॉन्स शो करने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी हमारा जो साइटोस्केलेटन है वो क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। मेजर कंपोनेंट क्या है साइटोस्केलेटन के, माइक्रोट्यूबल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो हमारे साइटोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स का डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। इसके अंदर मेजर प्रोटीन होते हैं अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, मतलब माइक्रोट्यूबल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ट्यूबुलिन के भी 2 टाइप हैं, अल्फा एंड बीटा। प्राइमरी फंक्शन क्या है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी पास करना होगा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। माइटोसिस के टाइम पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करती है। सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी जो होती है उसमें 9 हमारी पेरिफेरल और 2 हमारी सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स बॉडीज़ होती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर का होता है, केराटिन प्रोटीन से, वाइमेंटिन, डेस्मिन, न्यूरोफिलामेंट और लेमिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केराटिन, वाइमेंटिन, डेस्मिन, न्यूरोफिलामेंट्स, लेमिन प्रोटीन्स क्या करता है, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देगा, उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो मेनली एक्टिन फिलामेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। सेल की मोटिलिटी की मूवमेंट जो सेल कर रही है, मसल सेल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल्स जब बनती है फाइनली, तब माइक्रोफिलामेंट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा सेल का, स्केलेटन है हमारी बॉडी में। स्केलेटन क्या करता है, हमें शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वही काम सेल का स्केलेटन करेगा। सेल की शेप मेंटेन करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उनको उनकी पोजीशन पे रखेगा, साइटोप्लाज्म को ऑर्गेनाइज करेगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाएगा वेसिकल्स का, ऑर्गेनेलीज का। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करेगा किसके टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे, जो माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म करती हैं। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सेल माइग्रेशन में हेल्प करेगा। एंडोसाइटोसिस सेल ईटिंग, एक्सोसाइटोसिस सेल वोमिटिंग, फेगोसाइटोसिस जब इनगल्फ करते हैं हम किसी बैक्टीरियल सेल को, पैथोजेनिक सेल को, उसमें हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। और सेल की पोलैरिटी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन है, काइनेसिन प्रोटीन है, उनको देखेंगे हम कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, तो उसकी वजह से सेल की पोलैरिटी मेंटेन रहती है। इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे उनके बारे में। तो साइटोस्केलेटन के 3 मेन कंपोनेंट पढ़े हमने, माइक्रोट्यूबल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबल्स 25 नैनोमीटर डायमीटर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का 10 नैनोमीटर डायमीटर है, माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर डायमीटर है। माइक्रोट्यूबल्स ट्रांसपोर्ट करता है, माइटोसिस के टाइम पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारी सेल को, सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, न्यूक्लियर लेमिना जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको सपोर्ट करता है, ताकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की वो बन पाए। माइक्रोफिलामेंट सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और साइटोकाइनेसिस, जब हमारा सेल डिवीजन के टाइम पे फाइनली साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है, उस टाइम पे हमारा माइक्रोफिलामेंट यूज़ में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोट्यूबल का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। देखो माइक्रोट्यूबल कैसी है, होलो दिख रही है हमें, अंदर से मतलब खोखली है। जैसे मान लो मैं ये बना रही हूँ हाथ, तो ये अंदर से क्या हो गया, खोखला हो गया, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या है मेरा, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका डायमीटर कितना है 25 नैनोमीटर, इनर डायमीटर कितना होगा 15 नैनोमीटर। किससे मिलके बना होता है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, ये 2 कलर में दिख रहे हैं, ग्रीन और ब्लू कलर में। तो ये जो ब्लू कलर में ये क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन, और बीटा ट्यूबुलिन क्या है हमारा, ग्रीन कलर में है। मतलब एक लाइन किसकी है हमारी, अल्फा ट्यूबुलिन की, एक हमारी किसकी है, बीटा ट्यूबुलिन की। तो क्या होते हैं इसमें 2 डाइमर जुड़ते हैं,
इस तरह से दो डाइमर जुड़ते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ठीक है, एक अल्फ़ा जुड़ता है और एक बीटा जुड़ता है, तो ये हेट्रोडाइमर बनते हैं। क्या बनते हैं? ये हेट्रोडाइमर बनते हैं। हेट्रोडाइमर की फॉर्मेशन होती है। हेट्रोडाइमर क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट यहाँ पे क्या होते हैं? अरेंज होते हैं एक सिलेंड्रिकल फैशन में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 दिखाए गए हैं। वैसे ये कितने होते हैं? 13 फिलामेंट होते हैं, क्रॉस फिलामेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 फिलामेंट होते हैं जो सिलेंड्रिकल फैशन में होते हैं। देखो ये तो 11 है, 1 2, ये तो 11 है, ये कितने हैं? 11। और ये जो क्रॉस सर्कुलर फॉर्म में है ये कितने हैं? 13 है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म कितने फिलामेंट बनाएंगे, मतलब कितने प्रोटोफिलामेंट बनाएंगे? 13। पोलर स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव एंड जो होता है वो स्लो ग्रोइंग एंड होता है, और नेगेटिव एंड जो होता है वो फास्ट ग्रोइंग एंड होता है, ठीक है। अब सेकंड आता है ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन कैसे होती है जब माइक्रोट्यूबुल फॉर्म होते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूक्लिएशन, सेकंड स्टेप होता है इसका इलोंगेशन, थर्ड स्टेप होता है स्टेडी स्टेट, और फोर्थ स्टेप होती है डीपोलीमराइजेशन। तो फर्स्ट में क्या होगा? न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में इकट्ठा होंगे, बाइंड होके इलोंगेट होंगे, फिर स्टडी स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर अलग हो जाएंगे, ठीक है। कौन? अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। तो जीटीपी बाउंड बीटा ट्यूबुलिन, जीटीपी से बाउंड कौन से ट्यूबुलिन होते हैं? बीटा ट्यूबुलिन। वो फास्ट ग्रोइंग एंड पे बाइंड होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड पे बाइंड होती है। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव एंड पे कौन से ट्यूबुलिन बाइंड होंगे? बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। बीटा ट्यूबुलिन नेगेटिव पे पॉजिटिव पे बाइंड होंगे और अल्फा ट्यूबुलिन नेगेटिव पे बाइंड होंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी इनकी, ठीक है। जब जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? इनस्टेबल होते हैं और डीपोलराइजेशन हो जाती है। लॉस ऑफ जीटीपी कैप, अगर जीटीपी हट जाएगी इनसे तो डीपोलराइज हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे हो गए, अलग अलग हो जाएंगे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। अगर दोबारा से जीटीपी कैप लग जाएगी तो दोबारा से बीटा ट्यूबुलिन बाइंड होते जाएंगे फास्ट ग्रोइंग एंड यानी कि पॉजिटिव एंड पे, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे रोल आता है माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन्स का, MAPs का। ये स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होते हैं। क्या? स्टेबलाइज करते हैं MAPs। ये असेंबली करवाते हैं अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन की, और स्टेबलाइज करते हैं माइक्रोट्यूबुल को। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके प्रोटीन्स के? टाउ, MAP2 और MAP2 और MAP4। क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं, मैप लिंक करते हैं माइक्रोट्यूबल्स को एक दूसरे से, क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। कौन सा? MAP65। मोटर मैप होते हैं जो माइक्रोट्यूबल्स के ऊपर मूव करते हैं, जैसे ये है, ठीक है। मोटर मैप की वजह से मूव करते हैं ATP का यूज़ करके, जैसे काइनेसिन और डाइनिन। काइनेसिन और डाइनिन क्या है? मोटर फिलामेंट है, मोटर फिलामेंट है, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट करेंगे, वॉक करेंगे, किसके ऊपर? माइक्रोट्यूबल्स के ऊपर। किसका यूज़ करके? कुछ माइक्रोट्यूबल एसोसिएटेड प्रोटीन का यूज़ करके, जैसे मोटर मैप का यूज़ करके, ठीक है। मोटर मैप में क्या है? काइनेसिन और डाइनिन। मैप कुछ माइक्रोट्यूबल्स को कट भी करने का काम करते हैं ताकि उसकी रीमॉडलिंग करी जा सके, उसका रीस्ट्रक्चरिंग करी जा सके, ठीक है। ऐसे कौन से होते हैं? कैटेनिन। कैटेनिन ऐसे रीमॉडलिंग प्रोटीन होते हैं जो माइक्रोट्यूबल्स को कट करके उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेगी माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स क्या करती हैं? सेल की शेप मेंटेन करती है, पोलरिटी मेंटेन करती हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ऑर्गेनेलीज को अपनी पोजीशन पे हेल्ड करके रखती हैं, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करती हैं, और सीलिया और फ्लेजिला की बेसल बॉडी बनाती हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कुछ मोटर प्रोटीन्स होते हैं जो माइक्रोट्यूबल से एसोसिएटेड होते हैं और उनकी मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। फर्स्ट होता है काइनेसिन, सेकंड होता है डाइनिन। काइनेसिन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये PYQ भी है, इस पर एक PYQ भी बनता है कि जो काइनेसिन प्रोटीन होता है वो किसकी तरफ मूव करता है? पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है, ये एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्सोन्स में पाया जाता है। नर्व जैसे ये है हमारी एक नर्व्स है, ये डेंड्रॉइड होगी और ये एक्सोन हो गया पार्ट, ये नर्व एंडिंग होगी। तो एक्सोन में क्या पाया जाता है? काइनेसिन प्रोटीन, ठीक है। एक्सोन्स में पाया जाता है, सीलिया में पाया जाता है, जैसे हमारी फेलोपियन ट्यूब में सीलिया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया है। क्रोमोसोम की मूवमेंट में भी काइनेसिन प्रोटीन मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डाइनिन। नेक्स्ट है डाइनिन, ये नेगेटिव एंड की तरफ मूव करते हैं,
ठीक है। कार्गो प्रोटीन होते हैं, ये नेगेटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये पॉजिटिव की तरफ मूव करे थे, एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। डाइनिन नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एक्सोन्स में, सीलिया में और स्पिंडल की पोजिशनिंग में हेल्प करते हैं डाइनिन प्रोटीन। दोनों को ही मूवमेंट के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपसे पूछा जाए डाइनिन और काइनेसिन क्या कैसे मूव करते हैं, किसकी हेल्प से मूव करते हैं, तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मूव करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की, MTOC की। MTOC एक सेलुलर साइट है जो माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म करती हैं जब वो न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं और ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर माइक्रोट्यूबल्स ही फॉर्म करती हैं जब वो न्यूक्लिएटेड होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी सेल के अंदर, ठीक है। और ये अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो ये सेंटर कहाँ है जहाँ पे माइक्रोट्यूबल न्यूक्लिएटेड होंगी। न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है कि अल्फा एंड जो बीटा ट्यूबुलिन थे वो एक दूसरे से पोलिमराइज होंगे, ठीक है। तो बाइंड होके माइक्रोट्यूबल बना रहे हैं, तो वो कहाँ पे होगा, सेल के अंदर कहाँ पे होगा, सेंट्रोसोम के अंदर। सेंट्रोसोम के अंदर, जिसके अंदर एक पेयर होता है सेंट्रोइल का, ये एक सेंट्रोल है, एक ही सेंट्रोल है, दो सेंट्रोइल होते हैं, ठीक है। जिसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एक मटेरियल, ये दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन डॉट जो हमें दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, वो क्या है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो क्या होता है, सेंट्रोमियर जो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रोइल होते हैं। सेंट्रोइल के बाहर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, ठीक है। और सेंट्रोसोम क्या है, वो साइट है जहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स न्यूक्लिएट होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, किसमें, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल में, जो न्यूक्लिएशन साइट फॉर्म करते हैं। ये हमें जो दिख रहे हैं गामा TURC का मतलब क्या है, ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये न्यूक्लिएशन साइट बनाते हैं जहाँ पे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन आके बाइंड करेंगे और पॉलीमराइजेशन करके माइक्रोट्यूबल की फॉर्मेशन करेंगे। प्लांट्स, ये तो किसकी बात कर रहे थे हम, एनिमल सेल की बात कर रहे थे, ये एनिमल सेल की बात हो रही थी। अगर प्लांट में और फंगस में देखें तो जो हमारी माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग जो सेंटर होते हैं वो बिना सेंट्रोइल के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोइल नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रोइल एब्सेंट होंगे, इस वजह से वहाँ पे बिना सेंट्रोइल के ही क्या होता है, माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर्म होते हैं, क्योंकि स्पिंडल तो बनने ही है क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है माइक्रोट्यूबल्स की, जिसकी वजह से वो रैपिड साइकिल करते हैं, किसकी, पोलिमराइजेशन की। पोलिमराइजेशन का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन ऐड होते जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड पे पोलिमराइजेशन हो रही है, 13 प्रोटोफिलामेंट बन रहे हैं और एक पूरा माइक्रोट्यूबल का स्ट्रक्चर बन गया, वो पोलिमराइजेशन है। और जब जीटीपी हट जाता है तो अल्फा और जो बीटा डाइमर है, हेट्रोडाइमर, वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डीपोलिमराइज हो जाते हैं। तो ये जो पोलिमराइजेशन है वो किस पे होती है, पॉजिटिव एंड पे होती है, डीपोलिमराइजेशन नेगेटिव एंड पे होगी, ठीक है। तो ये डायनेमिक इंस्टेबिलिटी है। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि माइक्रोट्यूबल्स कभी पोलराइज हो रही हैं, कभी डीपोलराइज हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो, जीटीपी बाउंड करता है बीटा ट्यूबुलिन से, ठीक है, पॉजिटिव एंड पे, पॉजिटिव एंड पे बाइंड करता है, जिससे बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स पॉजिटिव एंड पे ऐड होते चले जाते हैं। जैसे ही जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा जीडीपी में, तो जीडीपी में तो ये डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। जीटीपी कैप प्रेजेंट होगी तो ग्रोथ कंटिन्यू होगी, पॉजिटिव एंड पे आके बीटा ट्यूबुलिन ईजिली बाइंड हो जाएंगे। पर जैसे ही जीटीपी की कैप लॉस होती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। जब न्यू जीटीपी ट्यूबुलिन बाइंड होता है तो दोबारा से ग्रोथ होने लग जाती है। तो इस वजह से जीटीपी की कैपिंग की वजह से बीटा ट्यूबुलिन पॉजिटिव एंड पे बाइंड करते हैं और जीडीपी की वजह से वो टूटते हैं। तो इसी तरह से पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये चलती रहती है। इंपॉर्टेंट क्यों है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही जो सेल डिवीजन है वो एनाफेज में एंटर करेगा, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाएंगे, क्रोमोसोम उनसे बाइंड करके सेग्रीगेट होंगे। पर जैसे ही टेलोफेज आएगी और टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस की फेज आएगी, तो ये दोबारा से हमारे डीपोलराइज हो जाएंगे। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और सेल की रीमॉडलिंग यानी कि सेल की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं माइक्रोट्यूबल असेंबली और डिसअसेंबली।
असेंबली हमने पढ़ी थी कि असेंबली के अलग अलग स्टेप होते हैं, न्यूक्लिएशन, इलोंगेशन और स्टेडी स्टेट। न्यूक्लिएशन में क्या होता है, देखो न्यूक्लिएशन हमने पढ़ा था असेंबली में, इलोंगेशन और स्टेडी स्टेट। न्यूक्लिएशन में क्या होता है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोइल के अंदर, सेंट्रोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एट द सेंट्रोसोम, है ना, कहाँ पे, माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर। सेल के अंदर माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रोइल होते हैं। सेंट्रोइल के अंदर हमारा जो क्या प्रेजेंट होता है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, वो क्या करता है, न्यूक्लिएशन इनिशिएट करता है और टेम्पलेट प्रोवाइड करता है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स को बाइंड होने के लिए, जहाँ पे जीटीपी बाइंड है, यानी कि पॉजिटिव एंड पे बाइंड होने के लिए। ठीक है, अब ये बाइंड होते जाएंगे और इलोंगेट होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे एटीपी ऐड होती जाएगी, ये हेटेरोडाइमर्स ऐड होते जाएंगे और हमारा जो एंड है वो ग्रो करता जाएगा। पॉजिटिव एंड पे आके बाइंड हो रहे तो वो फास्ट ग्रोइंग एंड है, और नेगेटिव पे नहीं हो रहे तो वो स्लो ग्रोइंग एंड है। ठीक है, स्टडी स्टेट, जब एडिशन जो है ट्यूबुलिन डाइमर्स का वो इक्वल हो जाता है टू द लॉस ऑफ, या कह सकते हैं टू द डीपोलिमराइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, तो इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। कौन से फैक्टर हैं जो असेंबली को अफेक्ट कर सकते हैं, जीटीपी, टेम्परेचर, लो कैल्शियम कंसंट्रेशन और एमईपीस। ठीक है, जैसे टाउ और गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं असेंबली। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइक्रोट्यूबल्स की असेंबली को इनहिबिट करेंगे, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे सेल कम डिवाइड करेंगी। ठीक है, हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन, कोल्चिसिन, कोल्चिसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहते हैं तब भी हम मेटाफेज को रोकने के लिए, मतलब मेटाफेज के आगे मेटाफेज अरेस्ट करने के लिए, सेल का, सेल साइकिल को अरेस्ट करने के लिए कोल्चिसिन का यूज़ करते हैं। विन ब्लास्टिन भी ब्लॉक करता है सेल साइकिल को। ठीक है, माइक्रोट्यूबल सेवरिंग प्रोटीन, ये भी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, किसको, माइक्रोट्यूबल्स की असेंबली को। अब माइक्रोट्यूबल्स की पोलरिटी हमें पता चल गई, एक पॉजिटिव एंड होता है जहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्सपोज होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये फास्ट ग्रोइंग पॉइंट होता है। नेगेटिव एंड पे बीटा ट्यूबुलिन एक्सपोज होते हैं और ये माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के को एंकर करता है, यहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसअसेंबली की। जब हम डिसअसेंबली की बात कर रहे हैं, मतलब कि डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कब होता है, जब जीटीपी कैप पॉजिटिव एंड पे लॉस हो जाएगी तो बीटा ट्यूबुलिन ही हाइड्रोलाइज करेंगे जीटीपी को जीडीपी में, सॉरी। ठीक है, तो लॉस होगा जीटीपी का पॉजिटिव एंड से, जिससे हमारा जो इलोंगेटेड माइक्रोट्यूबल था वो डिस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा बेसिकली, और डीपोलराइज होना स्टार्ट कर जाएगा। प्रोटोफिलामेंट बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, पील ऑफ होंगे। पील ऑफ होने का मतलब है जो अल्फा एंड जो बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन थे हमारे, वो जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर जो था वो रिलीज होने लग गया। ठीक है, अब क्या होगा, नई जीटीपी ट्यूबुलिन रिस्टोर होगी, जीटीपी कैप पे दोबारा से ग्रोथ रिज्यूम हो जाएगी। देखो, डीपोलराइजेशन का क्या पाथवे होता है, पहले पीलिंग होती है, प्रोटोफिलामेंट पील ऑफ होने लग जाते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर डिसअसेंबल होने लग जाते हैं, और सेवरिंग प्रोटीन जैसे कैटेनिन है वो माइक्रोट्यूबल को कट करने लग जाता है ताकि क्या हो, सेल की रीमॉडलिंग हो। नेक्स्ट हमारा सीलिया फ्लेजिला हम कर चुके हैं सेल वाले टॉपिक में, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, माइक्रोट्यूबल्स हमने पढ़ लिया, माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं, कुछ एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पे, ट्यूबल्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द प्रोटीन सब यूनिट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स आर। प्रोटीन सब यूनिट जो होती है माइक्रोट्यूबल्स की वो कौन सी होती है इनमें से। ठीक है, एक्टिन मोनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है, तो क्या होती है, एक्टिन मोनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स, केराटिन या डेस्मिन। तो इसने बोला प्रोटीन सब यूनिट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स क्या होती है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच न्यूक्लियोटाइड इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोट्यूबल पोलीमराइजेशन। एटीपी चाहिए, जीटीपी चाहिए, सीटीपी चाहिए, यूटीपी चाहिए, जीटीपी चाहिए, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थर्ड क्वेश्चन है, डायनेमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूबल इज कॉज्ड बाय।
इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस, लॉस ऑफ जीटीपी कैप, लॉस ऑफ एटीपी कैप, कैल्शियम इनफ्लक्स ओनली। देखो ओनली बोला है, वैसे तो कैल्शियम की इनफ्लक्स से भी होती है पर ओनली से नहीं होती ना, तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉस ऑफ जीटीपी कैप की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेजर साइट ऑफ माइक्रोट्यूबल न्यूक्लिएशन इन एनिमल सेल इज। मेजर साइट क्या होती है माइक्रोट्यूबल के न्यूक्लिएशन की? लाइजोसोम, गोल्गी एपरेटस, सेंट्रोसोम या न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रोइल होते हैं जहाँ पे गामा ट्यूबलिन हमारी रिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हमारी न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है ना, तो सेंट्रोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गामा ट्यूबलिन प्राइमरली फंक्शंस इन, किस में फंक्शन करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, न्यूक्लिएशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, वेसिकल ट्रांसपोर्ट या सेल एडेशन। न्यूक्लिएशन करवाता है किसका? माइक्रोट्यूबल्स का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच मोटर प्रोटीन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स। कौन सा मोटर प्रोटीन है जो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा? डाइनिन, मायोसिन, काइनेसिन या ट्रोपोमायोसिन। हमने अभी स्टडी किया था कि जो हमारा मायोसिन प्रोटीन होता है, सॉरी डाइनिन या काइनेसिन में से कोई एक होगा। एक बार देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमने इसको स्टडी किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि जो डाइनिन है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, काइनेसिन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और मैंने बोला था कि ये PYQ में भी एक क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? विच मोटर प्रोटीन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ माइक्रोट्यूबल्स? काइनेसिन। डाइनिन ट्रांसपोर्ट कार्गो टुवर्ड्स किसकी तरफ करेंगे? प्लस एंड, माइनस एंड, सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। डाइनिन करते हैं माइनस एंड की तरफ। 8th क्वेश्चन है विच ड्रग स्टेबलाइजेस माइक्रोट्यूबल्स? कोल्चिसिन, साइटोकैलेसिन डी, टेक्सोल या फेलोइडिन। तो कोल्चिसिन करती है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। हम सेल साइकिल अरेस्ट के लिए भी कोल्चिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्चिसिन इनहिबिट किसको इनहिबिट करती है? इंटरमीडिएट फिलामेंट असेंबली, एक्टिन पोलिमराइजेशन, माइक्रोट्यूबल पोलिमराइजेशन या DNA सिंथेसिस। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, माइक्रोट्यूबल की पोलिमराइजेशन को इनहिबिट करती है। माइक्रोट्यूबल्स मेनली रेसिस्ट किसको रेसिस्ट करते हैं? कंप्रेशन को, टेंशन को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, सरफेस टेंशन को। किसको रेसिस्ट करेंगे? कंप्रेशन को, कंप्रेस होने देंगे सेल को, टेंशन को, ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। कंप्रेशन को ये क्या करेंगे? रेसिस्ट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? रोप लाइक साइटोस्केलेटल फाइबर्स होते हैं जो सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि डायमीटर इसका 10 नैनोमीटर होता है। मोस्ट स्टेबल साइटोस्केलेटल एलिमेंट कौन होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में से मोस्ट स्टेबल साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। नॉन पोलर होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स तो हमने देख लिया पोलर होते हैं, पॉजिटिव एंड होता है, फास्ट ग्रोइंग एंड, नेगेटिव एंड होता है, स्लो ग्रोइंग एंड। पर ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। कोई मोटर प्रोटीन नहीं होता, पर हमने माइक्रोट्यूबल में काइनेसिन और डाइनिन को देखा जो मोटर प्रोटीन होते हैं। ये स्ट्रेचिंग के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल सेल एडेशन में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियर सपोर्ट देते हैं, टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। टाइप्स देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के। टाइप 1 और टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जो केराटिन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। देखो एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो हमारी स्किन फॉर्म करती हैं, तो केराटिन प्रोटीन ना हमारे हेयर में होता है, हमारे नेल्स में होता है, और एनिमल्स के हूफ में होता है, उनके सींगों में होता है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, एपिथेलियल सेल्स में होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट
वाइमेंटीन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं मेसेनहाइमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। डेस्मिन प्रोटीन भी होगा, अगर डेस्मिन प्रोटीन होगा इनके अंदर तो मसल सेल के अंदर, वाइमेंटीन होगा तो मेसेनहाइमल सेल के अंदर, डेस्मिन होगा तो मसल सेल्स के अंदर मसल्स को सपोर्ट करेंगे। GFAP प्रोटीन होगा तो एस्ट्रोसाइट्स में प्रेजेंट होंगे जो न्यूरल सेल्स होती हैं, ठीक है, न्यूरल सपोर्ट में हेल्प करेंगे। टाइप 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन कंसिस्ट करता है, न्यूरॉन्स में होता है और एक्सोन की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट लेमिन्स में, लेमिन्स कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ABC में न्यूक्लियर लेमिना न्यूक्लियर इन्वेलप को सपोर्ट करने का काम करते हैं। टाइप 6 इंटरमीडिएट फिलामेंट नेस्टिंग प्रोटीन कंसिस्ट करता है, स्टेम सेल्स के अंदर होता है और डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली की बात करते हैं, स्टेप्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले मोनोमर बनता है, उसके बाद अल्फा हेलिकल कोइल डाइमर बनेगा। पहले मोनोमर होगा, फिर अल्फा हेलिकल कोइल डाइमर बनेगा, फिर एंटी पैरेलल टेट्रामर बनेंगे, फिर जाके हमारा पहले मोनोमर है, फिर अल्फा हेलिकल डाइमर, फिर एंटी पैरेलल टेट्रामर, फिर प्रोटोफिलामेंट आता है, फिर 8 प्रोटोफिलामेंट एसोसिएट होके हमारे क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो, माइक्रोट्यूबल्स में हमने देखा था 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ के एक माइक्रोट्यूबल बना रहे थे। यहाँ पे जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो पहले यहाँ पे मोनोमर होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, मोनोमर होगा, मोनोमर जुड़ के अल्फा हेलिकल कोइल्ड डाइमर बनाएगा, फिर एंटी पैरेलल टेट्रामर, मोनोमर डाइमर टेट्रामर, फिर प्रोटोफिलामेंट 8 प्रोटोफिलामेंट एसोसिएट होंगे और फिर वो एक मैच्योर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि 10 नैनोमीटर डायमीटर का होगा वो फॉर्म करेंगे। ATP इंडिपेंडेंट होता है, जैसे हमने माइक्रोफिलामेंट में देखा कि हमारे जो हिट्रो डाइमर थे वो जुड़ रहे थे GTP की प्रेजेंस में, ठीक है, पर यहाँ पे ये क्या होता है, ATP इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। जैसे माइक्रोट्यूबल तो बहुत जल्दी पोलिमराइज हो रही थी, डायनेमिक इंस्टेबिलिटी थी उसमें, पर ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये तो हमने असेंबली पढ़ी कि असेंबली कैसे होती है, डिसअसेंबली कैसे होती है, फोस्फोराइलेशन की वजह से होती है, क्या, डिसअसेंबली। प्रोटीन आता है, कौन सा प्रोटीन, काइनेज फोस्फोरिलेट, ठीक है, IF प्रोटीन। ये क्या करता है, जो इसकी सब यूनिट्स होती हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को वीक कर देता है, जिसकी वजह से जो फिलामेंट है वो टेट्रामर्स में और डाइमर्स में टूट जाता है, क्योंकि टेट्रामर्स क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है, तो टेट्रामर डाइमर में टूट जाएगा, डाइमर मोनोमर में टूट जाएगा, क्यों, काइनेज फोस्फोरिलेट IF प्रोटीन की वजह से, वो इनके बीच का इंटरेक्शन कम कर देता है। डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से असेंबली होती है और फोस्फोरिलेशन की वजह से डिसअसेंबली होती है। तो फोस्फोरिलेशन होगी, अगर फोस्फेट बाइंड की जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी, डिसअसेंबली, और फोस्फेट रिमूव कर दी जाएगी तो असेंबली हो जाएगी। सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर लेमिन्स फोस्फोरिलेटेड होते हैं, इस वजह से हमारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो भी क्या हो जाते हैं, डिसअसेंबल हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाता है प्रोफेज के टाइम पे, क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट लेमिन प्रोटीन बनाते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के प्लाज्म में होते हैं और न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोफेज चल रही होगी, सेल साइकिल चल रही होगी, उसमें इन्वेलप टूटता है, वो टूटता क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर लेमिन्स यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट फोस्फोरिलेटेड हो गए, किस प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन काइनेज फोस्फोरिलेट IF प्रोटीन की वजह से, फोस्फेट बाउंड कर दी गई उनसे, तो वो क्या होते हैं, डिसअसेंबल हो जाते हैं, टेट्रामर डाइमर में टूट जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से डीफॉस्फोरिलाइजेशन होती है टेलोफेज स्टेज में, दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये रोप लाइक साइटोस्केलेटल फिलामेंट होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। डायमीटर 10 नैनोमीटर का होता है, रोप लाइक होता है, नॉन पोलर फाइबर है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। मोस्ट स्टेबल साइटोस्केलेटल एलिमेंट कौन सा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। कोई मोटर प्रोटीन नहीं है इसमें, ATP इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रेचिंग नहीं करता, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, ना ही प्लस एंड है ना ही माइनस एंड है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर लेमिन्स में,
लेमिन IF, ठीक है, साइटोप्लाज्म IF नेटवर्क है, डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होता है, एंकरिंग IF में, इंटरमीडिएट फिलामेंट। IF का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। लेमिन के इंटरमीडिएट लेमिन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर लेमिन में, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और डेस्मोसोम्स जो हमारे जंक्शन फॉर्म करते हैं सेल के बीच में, डेस्मोसोम्स में एंकरिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं टाइप इसके न्यूरोफिलामेंट के, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेसिस्ट करता है, ऑर्गेनल्स को एंकर करता है, सेल के आर्किटेक्चर को स्टेबलाइज करता है, सेल सेल एडेशन यानी कि डेस्मोसोम में हेल्प करता है जो सेल जंक्शन है, न्यूक्लियर इनवलप को सपोर्ट करता है, न्यूक्लियस की शेप मेंटेन करता है, एक्सोन के कैलिबर को, न्यूरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। और नॉन पोलर होते हैं, नो प्लस माइनस एंड नो एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन, हाईली स्टेबल ड्यूरेबल, असेंबल करते हैं हायरार्किकल मैनर में। देखो असेंबली देखो इसकी, मोनोमर था पहले, 2 मोनोमर सब यूनिट थी जो सिंथेसाइज की गई थी साइटोसोल में यानी कि साइटोप्लाज्म में, कोइल्ड होकर डाइमर बनती है, अल्फा हेलिकल कोइल बनती हैं और एक दूसरे के अराउंड लपेट के क्या हो जाती हैं, डाइमर बना देती हैं। फिर 2 बनते हैं एंटी पैरेलल टेट्रामर्स, ठीक है। टेट्रामर से प्रोटोफिलामेंट बनता है, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, 8 प्रोटोफिलामेंट जुड़ के एक इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म करते हैं जिसका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। ATP इंडिपेंडेंट होती है, ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही GTP की रिक्वायरमेंट होती, साइटोप्लाज्म में ये असेंबली होती है और स्लोली रेगुलेटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। डिसअसेंबली की बात हम कर चुके हैं कि फॉस्फोरिलेशन होगा अगर इंटरमीडिएट प्रोटीन्स का, प्रोटीन काइनेज की वजह से, जैसे स्पेसिफिक सीरीन थ्रोनिन काइनेज की वजह से, तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, इसकी सब यूनिट टूट जाती हैं टेट्रामर्स में, डाइमर्स में। फॉस्फोरिलेशन डिसअसेंबली करेगा, डीफॉस्फोरिलेशन असेंबली करेगा। एग्जाम्पल है न्यूक्लियर लेमिन्स फोस्फोरिलेटेड होते हैं माइटोसिस के टाइम पे, प्रोफेज के टाइम पे न्यूक्लियर इन्वलप टूट जाता है, डीफॉस्फोरिलेशन होते हैं टेलोफेज के टाइम पे, न्यूक्लियर इन्वलप दोबारा से जुड़ जाता है। एक बार दोबारा से हम टाइप्स को रिवाइज करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में केराटिन प्रोटीन होता है, एपिथेलियल सेल्स स्किन में, हेयर में, नेल्स में, ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। टाइप 1 जो होता है वो एसिडिक होता है, टाइप 2 बेसिक होता है, और ये एसिडिक और बेसिक मिलके क्रिएटिन पेयर बनाते हैं। टाइप 3 वाइमेंटिन प्रोटीन कंसिस्ट करता है, तो मेसेनकाइमल सेल के अंदर होगा, फिब्रोब्लास्ट एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। एंडोथेलियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड सेल्स की लाइनिंग फॉर्म करती हैं, सेल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगी। टाइप 3 डेस्मीन प्रोटीन से अगर मिलके बनाया तो मसल सेल्स के अंदर होंगे, मायोफिब्रिल्स की अलाइनमेंट में हेल्प करेंगे। टाइप 3 GFAP से मिलके बनाया तो एस्ट्रोसाइट्स नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ग्लियल सेल्स को। टाइप 4 न्यूरोफिलामेंट होते हैं, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, एक्सोन की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। टाइप 5 लेमिन्स में न्यूक्लियर लेमिना को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं क्रोमेटिन्स को। टाइप 6 नेस्टिन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, स्टेम सेल्स, प्रोजेनिटर सेल्स या जो डेवलपिंग नर्वस सिस्टम होता है उसमें पाए जाते हैं ताकि सेल अच्छे से डेवलप कर सके और डिफ्रेंशिएट हो सके। अब क्या पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान रखने हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी उस पर, अच्छा डायनेमिक इंस्टेबिलिटी माइक्रोट्यूबल्स में प्लस एंड पे होती है, ठीक है। गामा आएगा यहाँ पे, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिएट करता है माइक्रोट्यूबल को सेंट्रोसोम पे। सीलिया फ्लेजिविला में 9+2 एक्सोनिमल अरेंजमेंट होती है। डाइनिन क्या करते हैं ये हमने पढ़ चुके हैं हम सेल वाले टॉपिक में, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रिवाइज करवाया। डाइनिन क्या करते हैं, सीलियरली और फ्लेजिलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये नेगेटिव पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं कार्गो को या मटेरियल्स को। पेस्लिटेक्सेल स्टेबलाइज माइक्रोट्यूबल्स, कोल्चिसिन अनविन ब्लास्टिन इनहिबिट करता है पोलीमराइजेशन को, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट नॉन पोलर होते हैं, ATP इंडिपेंडेंट होते हैं और मोटर प्रोटीन इनमें नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर लेमिन्स डिसअसेंबल होते हैं फॉस्फोरिलेशन की वजह से माइटोसिस के टाइम पे, और रिसअसेंबल होते हैं डीफॉस्फोरिलेशन की वजह से, ठीक है। अब माइक्रोफिलामेंट पढ़ने से पहले कुछ MCQ करते हैं।
इंटरमीडिएट फिलामेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसिकल ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये सेल्स को। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इज फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? वाई, मेंटिन, डेस्मिन, केरेटिन, न्यूरोफिलामेंट। केरेटिन पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में, स्किन में, हेयर में। ठीक है। न्यूक्लियर लेमिना इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन से, एक्टिन से, लेमिन से या फिर मायोसिन से। न्यूक्लियर लेमिना में लेमिन प्रोटीन पाए जाते हैं। लेमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? पोलर होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जीटीपी डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर फिलामेंट होते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पे लेमिन्स डिसअसेंबल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से, फॉस्फोरिलेशन की वजह से, यूबी क्यूटिनेशन की वजह से, एसिटाइलेशन की वजह से, फॉस्फोरिलेशन की वजह से। काइनीज प्रोटीन फॉस्फेट बाइंड कर देते हैं इनसे, जिससे ये डिसअसेंबल होने लग जाते हैं टेट्रामर और डाइमर सब यूनिट्स में। साइटोस्केलेटन का थर्ड कंपोनेंट आता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट एक एक्टिन फिलामेंट है जो थिननेस कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन का। थिननेस क्यों? क्योंकि हमारा इसका डायमीटर सबसे कम होता है, 7 नैनोमीटर ओनली। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं और एक्टिन से मिलके बने होते हैं। सेल की शेप मेंटेन करते हैं, सेल की मोटिलिटी यानी मूवमेंट, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी माइक्रोफिलामेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी माइक्रोफिलामेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमीटर कितना है? 7 नैनोमीटर। ये ग्लोबुलर एक्टिन यानी कि जी एक्टिन के मोनोमेरिक यूनिट, मतलब इसकी मोनोमेरिक यूनिट बोले, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक बोलें या मोनोमेरिक यूनिट बोले तो वो क्या होती हैं? जी एक्टिन होती हैं, जो कि ग्लोबुलर एक्टिन होता है। जी एक्टिन पोलिमराइज होके फिलामेंटियस एक्टिन फॉर्म करता है, जी एफ एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन था, मोनोमेर यूनिट थी, वो पोलिमराइज होगा, फिलामेंटियस एक्टिन बनाएगा, एफ एक्टिन। अब जब दो फिलामेंटियस एक्टिन यानी कि दो एफ एक्टिन ट्विस्ट कर दे एक दूसरे के अपोजिट और एक डबल हेलिकल फिलामेंट बना दे, इस तरह से एक डबल हेलिकल फिलामेंट बना दे, तो हमारा माइक्रोफिलामेंट बन जाएगा। पोलर फिलामेंट क्या होता है? प्लस एंड जो होता है उसको बार्ब्ड एंड बोलते हैं, फास्ट ग्रोइंग एंड, जैसे माइक्रोट्यूबल में था। माइनस एंड पॉइंटेड एंड होता है जो स्लो ग्रोइंग एंड होता है। ठीक है। इसके साथ कुछ और भी प्रोटीन एसोसिएट होते हैं, जैसे प्रोफिलिन, थाइमोसिन बीटा 4, प्रोफिलिन, थाइमोसिन बीटा 4, कोफिलिन, जेलसोलिन, ट्रोपोमाइसिन, अल्फा एक्टिनिन, फिब्रिन, फिलामिन, ये सारे एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं। फंक्शन क्या होता है माइक्रोफिलामेंट का? सेल का जो कोर्टेक्स होता है, मतलब बाउंड्री जो होती है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये कोर्टेक्स रीजन होगा इसका, बाहर वाला रीजन, बाउंड्री वाला रीजन, उसको मेंटेन करेगा। जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे उनको सपोर्ट करेगा, सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म के डिवीजन में हेल्प करता है। अब हमने देखा कि ग्लोबुलर एक्टिन क्या है? इसकी हमारी मोनोमेरिक सब यूनिट है। ग्लोबुलर एक्टिन इसकी क्या होती है? मोनोमेरिक सब यूनिट होती है। ठीक है, मोनोमेरिक सब यूनिट होती हैं। मोनोमेरिक प्रोटीन है, एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, एटीपी बाइंड करेगी इससे। ये सोल्यूबल होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल होता है और फिलामेंट फॉर्म करता है पोलीमराइज होके, फिर बनता है एफ एक्टिन यानी कि फिलामेंटियस एक्टिन, जी प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन की पोलीमराइजेशन से। ये डबल हेलिकल फिलामेंट है इस तरह से। ठीक है, पोलर स्ट्रक्चर होता है इसका, पॉजिटिव एंड होता है बार्ब्ड एंड, फास्ट ग्रोइंग एंड, नेगेटिव एंड होता है पॉइंटेड एंड यानी कि हमारा स्लो ग्रोइंग एंड। ये डायनेमिक होता है और कॉन्टिन्यूसली रीमॉडल होता रहता है। रीमॉडल होने का मतलब है कि कभी जुड़ेंगे इसके फिलामेंट और कभी टूटेंगे। क्या डिफरेंस होता है जी एक्टिन में और यहाँ पे आना चाहिए एफ एक्टिन। ठीक है, जी एक्टिन ग्लोबुलर है, एफ एक्टिन फिलामेंटियस है। जी एक्टिन मोनोमेरिक है और एफ एक्टिन पॉलीमर बन चुका है। ये एटीपी बाउंड है, ये हेलिकल फिलामेंट है, हेलिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है। जी एक्टिन साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल होता है पर एफ एक्टिन इनसोल्यूबल होता है। जी एक्टिन बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि मोनोमर यूनिट होती है हमारी माइक्रोफिलामेंट की।
और जो एफ एक्टिन होता है वो फंक्शनल साइटोस्केलेटल फिलामेंट है जिसने फॉर्म कर दिया है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो असेंबली कैसी होती है एक्टिन फिलामेंट की? असेंबली के लिए पहले न्यूक्लिएशन होता है, मतलब 3 एटीपी जी एक्टिन, एटीपी बाउंड जी एक्टिन मोनोमर का काम करती हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाती हैं। मतलब 3 एक्टिन एटीपी की हेल्प से 3 एटीपी जी एक्टिन, है ना, एटीपी की हेल्प से 3 एक्टिन मोनोमर जुड़ के एक न्यूक्लियस बनाएंगे जो स्टेबल कंपोनेंट होगा, जो हमारा ग्रोथ के लिए स्टेबल होगा। फिर इसमें इलोंगेशन होती है। अब इसमें क्या होंगे, ऐसे हमारे मोनोमर, पहले तो इसमें 3, सबसे पहले क्या होता है, 3 ग्लोबुलर एक्टिन एटीपी की हेल्प से जोड़ते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर उससे एटीपी बाउंड जी एक्टिन मोनोमर की फॉर्म में एक एक करके प्लस एंड पे बाइंड करते हैं। ठीक है, प्लस एंड पे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। बार्ब्ड एंड यानी कि फास्ट ग्रोइंग एंड पे वो बाइंड करते हैं। और रिलीज़ कहाँ से होते हैं, नेगेटिव एंड यानी कि स्लो एंड से वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, स्टडी स्टेट ट्रेड मिलिंग कब होती है, जब फास्ट ग्रोइंग एंड पे तो ऐड हो रहे हैं मोनोमर ग्लोबुलर एक्टिन और फिलामेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, तब हमारे क्या हो रहे हैं, ये स्टडी स्टेट में आ गए हैं। डिसअसेंबली कब होती है, एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एडीपी में, जब हमारा पूरा फिलामेंट बन चुका है तो एडीपी एक्टिन बन जाएगा। तो एडीपी एक्टिन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव एंड पे हमारे जो मोनोमर यूनिट थी वो डिसोशिएट होने लग जाएंगी, सब यूनिट थी वो डिसोशिएट होने लग जाएंगी, जिससे एडीपी बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन रिलीज़ होने लग जाता है। ठीक है, फिर रिसाइकलिंग होती है एक्टिन की। जो एडीपी बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन है उसको चेंज कर दिया जाता है एटीपी बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन के थ्रू। पर ये करता कौन है, प्रोफिलिन। कौन करता है, प्रोफिलिन करता है, जिसकी वजह से दोबारा से असेंबली करने के लायक बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें की रेगुलेटर देखने हैं। हम जब भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे की रेगुलेटर की बात करेंगे कि असेंबली में कुछ की रेगुलेटर प्रोटीन होते हैं या एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रोफिलिन, प्रोफिलिन क्या करता है, एटीपी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब एटीपी एडीपी बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है प्रोफिलिन, क्या कर रहा है, एटीपी बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन को फॉर्म कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है, ताकि वो पॉजिटिव एंड पे जाके बाइंड हो और रीअसेंबली करे, मतलब असेंबली करे। फिर फॉर्मिन प्रोटीन आता है जो न्यूक्लिएट करता है, 3 बाइंड होते हैं और प्रमोट करता है लीनियर फिलामेंट असेंबली, मतलब ना ब्रांच नहीं फॉर्म होने देता, लीनियर फॉर्म में फिलामेंटियस फॉर्मेशन होने देता है माइक्रोफिलामेंट की। फिर ARP2/3 कॉम्प्लेक्स आता है जो न्यूक्लिएट करता है, न्यूक्लिएट्स ब्रांच्ड एक्टिन नेटवर्क, जो ब्रांच्ड एक्टिन नेटवर्क है उसको न्यूक्लिएट करता है लेमिलोपोडिया के अंदर। कैपिंग प्रोटीन आता है कैप जेड, ये पॉजिटिव एंड पे बाइंड होता है और फर्दर और ग्लोबुलर प्रोटीन बाइंड ना करे, ये इंश्योर करता है। ठीक है, इसको इंश्योर करेगा ये। तो अब डिसाइक्लिंग के लिए या डिसाइक्लिंग के लिए डिसअसेंबली के लिए कौन से एसोसिएटेड प्रोटीन यहाँ पे यूज़ होंगे, कोफिलिन, जेल्सोलिन और थाइमोसिन बीटा 4। कोफिलिन क्या करता है, एडीपी एक्टिन कब बनेगा, जब एटीपी एडी में टूट जाएगा। जैसे ही एडीपी ग्लोबुलर एक्टिन बनेंगे वो डिसअसेंबल होने लग जाते हैं, रिलीज होने लग जाते हैं नेगेटिव एंड से, मतलब कि डीपोलराइजेशन होने लग जाती है माइक्रोफिलामेंट की। फिर जेल्सोलिन आता है जो क्या करता है, कैप बनाता है और रैपिड सिवर फिलामेंट करता है और कैप पॉजिटिव एंड पे रैपिड डिसअसेंबली करता है। फिर थाइमोसिन बीटा 4 आता है जो स्क्विस्टर कर देता है जी एक्टिन मोनोमर्स को और उनको मोनोमर यूनिट में तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो फिलामेंट से बाइंड नहीं हो पाते। ठीक है, तो क्या होता है असेंबली के टाइम पे, क्या होता है, एटीपी जी एक्टिन मोनोमर होंगे, न्यूक्लिएशन होगी, न्यूक्लिएशन होके वो मोनोमर की फॉर्म में बाइंड करते जाएंगे पॉजिटिव एंड पे और ट्रेडमिलिंग यानी कि स्टेबल स्टेट बन जाएगी। फिर क्या होगा, मैच्योर एक्टिन फिलामेंट बन गया, एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एडीपी बनाएगी, डीपोलराइजेशन होगी जिससे एडीपी जी एक्टिन हमारा रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है।
अब मायोसिन एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन को हम यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये जो एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग कॉम्प्लेक्स है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, इसको तो हम पढ़ेंगे मसल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। जब हम मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मायोसिन एक एटीपी डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन होता है जो एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। मायोसिन होता क्या है? एटीपी डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन है। जैसे जब हम माइक्रोट्यूबुल की बात कर रहे थे तो माइक्रोट्यूबुल में भी 2 मोटर प्रोटीन थे, काइनेसिन और डाइनिन, 2 मोटर प्रोटीन थे। जब मायोसिन की बात करें तो यहाँ पे भी एक मोटर प्रोटीन है। कौन सा मोटर प्रोटीन है? मायोसिन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मूवमेंट में फोर्स पुट करने में हेल्प करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? मायोसिन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाता है? मसल्स में। ग्लोबुलर हेड होता है जिससे आके एक्टिन बाइंड करता है। यहाँ पे एटीपीएज एक्टिविटी होती है, मतलब एटीपी हाइड्रोलाइसिस इसके हेड पे होता है। ये क्रॉस ब्रिज बनाता है, देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनाएगा, जैसे पावर स्ट्रोक बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हेड क्या है? मोटर डोमेन। मोटर डोमेन क्यों है हेड? एक्टिन इससे बाइंड होता है, एटीपीएज एक्टिविटी करता है। फिर इसकी नेक होती है, हिंज रीजन, जो लाइट चेन से बाइंड होती है, लाइट चेन से बाइंड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और लेवर आर्म का काम करती है। टेल होती है 2 हैवी कोल्ड चेन, देखो 2 हैवी कोल्ड चेन क्या बनाती है? इसकी टेल बनाती हैं, जो डाइमराइजेशन में, डाइमर बनाने में और थिक फिलामेंट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक फंक्शनल मायोसिन मोलिक्यूल की बात करेंगे तो 2 हैवी चेन होंगी जो इसकी टेल बनाएंगी और 2 लाइट चेन होंगी, ठीक है। 2 लाइट चेन होंगी, 2 हैवी चेन होंगी और 2 हेड होंगे, ठीक है। तो वो फंक्शनल बन जाएगा, ठीक है। मायोसिन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं मायोसिन प्रोटीन के भी। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन 1, ये इसका स्ट्रक्चर है। वेसिकल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन के अंदर डायनेमिक्स मेंटेन करता है, सेल के कोर्टेक्स में और माइक्रोविलाई पे प्रेजेंट होता है। जो एक्टिन फिलामेंट का पॉजिटिव एंड है उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो मायोसिन 1 किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? एक्टिन फिलामेंट के पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करता है। ये जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में हो रही है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मायोसिन 2 जो है इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन में जब 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो मसल सेल्स में और स्ट्रेस फाइबर में प्रेजेंट होता है, नेगेटिव एंड की तरफ मूवमेंट करता है। तो मायोसिन 2 नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा, मायोसिन 1 जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। मायोसिन 5 ऐसा दिखाई देता है, वेसिकल्स में ऑर्गेनली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बहुत सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। और जो 6 होता है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है, एंडोसाइटोसिस और वेसिकल ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल प्ले करता है। तो याद कैसे रखेंगे? 1 2 3 है नहीं इसमें, 1 2 4 5 और 6 है, 1 2 5 और 6 है। तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह से मूव करते हैं। डायमेरिक प्रोटीन है, 2 ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट है, हेड पे एक्टिन बाइंड करती है और एटीपीएज एक्टिविटी होती है। नेक में 2 लाइट चेन है जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। टेल डाइमराइजेशन करती है और फिलामेंट की फॉर्मेशन करती है। तो हम बात करें, हेड होता है मायोसिन का हेड, मोटर डोमेन, रेगुलेटरी लाइट चेन, एसेंशियल लाइट चेन और अल्फा हेलिकल कॉइल्ड चेन होती हैं जो फिलामेंट की फॉर्मेशन करती हैं, डाइमराइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा बचा ये मूवमेंट है, ये किस में पढ़ेंगे हम? अपने मसल्स चैप्टर में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है एक्टिन साइटोस्केलेटन का? फंक्शन देखते हैं, फिर सेल माइग्रेशन देखेंगे। फंक्शन, ये सेल की शेप मेंटेन करता है, जो सेल का कोर्टेक्स होता है उसको मेंटेन करता है। माइक्रोविलाई को सपोर्ट करता है, स्टीरियोविलाई को सपोर्ट करता है, क्रॉस लिंकिंग करने में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। सेल मूवमेंट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है और साइटोकाइनेसिस करता है, यानी कि सेल डिवीजन करता है। एंडोसाइटोसिस, जब सेल को सेल ईटिंग करनी हो तब माइक्रोफिलामेंट यूज़ होते हैं, सेल वोमिटिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं, सेल एडेशन, और जब हमारे जंक्शंस बनते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, जब जंक्शंस बनते हैं उस टाइम पे भी इंटीग्रिन प्रोटीन बाइंड होते हैं, जहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन के टाइम, जब एडहेरेंस जंक्शन फॉर्म होते हैं सेल मैट्रिक्स में, जब एडहेरेंस जंक्शन फॉर्म होते हैं उस टाइम पे माइक्रोफिलामेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? एक्टिन फिलामेंट पोलर होते हैं, डायनेमिक होते हैं। कांस्टेंट असेंबली होती है पॉजिटिव यानी एंड पे, फास्ट ग्रोइंग एंड पे, और डिसअसेंबली होती है नेगेटिव एंड पे,
ठीक है। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो है वो फोर्स जनरेट करते हैं, मूवमेंट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी सेल के अंदर शेप, मूवमेंट और डिवीजन होता है। ठीक है। अब सेल माइग्रेशन की बात करते हैं। सेल माइग्रेशन कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें एक्टिन साइटोफिलामेंट रीमॉडलिंग करता है। रीमॉडलिंग का मतलब कभी उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, कभी स्ट्रक्चर चेंज होगा, कभी डिसअसेंबल होगा, कभी असेंबल होगा। ठीक है। तो क्या होता है, पहले प्रोट्रूजन होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, लेमिलोपोडिया बनता है एक्टिन नेटवर्क की वजह से, फिलोपोडिया बनता है जिसपे एक्टिन बंडल्स होते हैं। एक्टिन पोलिमराइजेशन होती है लीडिंग एज पे, जिसकी वजह से मूवमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लेमिलोपोडिया ब्रॉड शीट लाइक प्रोट्रूजन होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और फिलोपोडिया फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। लेमिलोपोडिया शीट लाइक प्रोट्रूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिलोपोडिया फिंगर लाइक प्रोट्रूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रही है ना। किसकी वजह से हो रही है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट की वजह से। फिर आता है R2-3 कॉम्प्लेक्स जो ब्रांचिंग करता है एक्टिन नेटवर्क की, किसमें, लेमिलोपोडिया के अंदर। प्रोट्रूजन फॉर्म करता है नया एडहेशन मोलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, जिसमें एडहेशन जंक्शंस बनते हैं, एडहेरेंस जंक्शन बनते हैं इंटीग्रीन प्रोटीन का यूज़ करके, जिसकी वजह से सेल जो है वो फ्रंट में आ जाती है। अब यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट एक स्ट्रक्चरल कनेक्शन बना रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। फिर एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट सेकंड एक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स लगाते हैं, और एक्टिन स्ट्रेस फाइबर भी यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से सेल बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाता है। ठीक है। और जो मायोसिन सेकंड है वो यहाँ पे फोर्स जनरेट कर रहा है कैल्शियम का रिलीज़ करके, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है और सेल आगे की तरफ मूव कर रही है। एडहेशन एट द रियर ऑफ द सेल डिसेंबल, जहाँ पे रियर एंड होता है सेल का वहाँ पे डिसेंबल हो जाता है, और एक्टिन डीपोलराइज हो जाती है ताकि जो टेलिंग एज था सेल का वो क्या हो जाए, डिटैच हो जाए नीचे वाले सरफेस से। ठीक है। फिर दोबारा से ये स्टेप रिपीट होता है और सेल आगे की तरफ मूव करती रहती है। ठीक है। अब सेल माइग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है, जो एक्टिन फिलामेंट की वजह से होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, इम्यून सेल ट्रैफिकिंग के लिए, न्यूरोनल गाइडेंस के लिए, और कैंसर मेटास्टेसिस के लिए भी हमारी क्या होती है, सेल माइग्रेशन इम्पोर्टेंट है। अब डिफरेंस समझते हैं माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबल्स पे। माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे होते हैं 7 नैनोमीटर, इंटरमीडिएट फिलामेंट का 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और माइक्रोट्यूबल्स का 25। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट में केराटिन, वाइमेंटिन, डेस्मिन, लैमिन, न्यूरोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबल्स में अल्फा बीटा ट्यूबुलिन होते हैं। माइक्रोफिलामेंट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, माइक्रोट्यूबल्स होलो सिलेंडर बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट की पोलरिटी, यस उसमें पोलरिटी होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई पोलरिटी नहीं होती है, और माइक्रोट्यूबल्स में भी पोलरिटी होती है। मोटर प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट में मायोसिन मोटर प्रोटीन का काम करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई मोटर प्रोटीन नहीं होता। माइक्रोट्यूबल्स में काइनेसिन एंड डाइनिन मोटर प्रोटीन का काम करते हैं। काइनेसिन पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, डाइनिन नेगेटिव की तरफ मूव करता है। माइक्रोफिलामेंट एटीपी हाइड्रोलाइसिस से फॉर्म होते हैं, मतलब एटीपी की हेल्प से वो रीअसेंबल होते हैं, ये जीटीपी की हेल्प से असेंबल होते हैं। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबल दोनों ही डायनेमिक होते हैं, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट स्टेबल होता है। फंक्शन की बात करें, माइक्रोफिलामेंट सेल मूवमेंट में, साइटोकाइनेसिस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, माइटोसिस, सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट है वो माइक्रोविलाई से अटैच होते हैं, स्ट्रेस फाइबर से अटैच होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मोसोम्स में, न्यूक्लियर लैमिना में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रोसोम में, एक्सोनीम में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट के ऊपर कौन सी ड्रग का यूज़ अफेक्ट पड़ता है, साइटोकैलेसिन और फेलोडिन, इस पर किसी ड्रग का असर नहीं पड़ता। इंटरमीडिएट फिलामेंट पे, माइक्रोट्यूबल्स पे कोल्चिसिन, विनब्लास्टिन और टैक्सोल का इफेक्ट पड़ता है। हमारे माइक्रोफिलामेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं। फर्स्ट एमसीक्यू कहता है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, केराटिन, कोलेजन।
माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। द डायमीटर ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 7 नैनोमीटर। सबसे कम होते हैं, थिन होते हैं। एक्टिन पोलीमराइजेशन ऑक्योर्स प्रीडोमिनेंटली एट, कहाँ पे होती है? माइनस एंड प्लस एंड बोथ एंड इक्वली। तो किस पे होती है? प्लस एंड पे होती है, ठीक है, प्लस एंड पे होती है, फास्ट ग्रोइंग एंड। विच प्रोटीन न्यूक्लिएट्स ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट? ठीक है, विच प्रोटीन न्यूक्लिएट्स ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट? टाउ, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स, डायनिन, लेमिन। तो कौन सा प्रोटीन है जो न्यूक्लिएट करता है किसको? एक्टिन फिलामेंट को। ARP2/3 कॉम्प्लेक्स इसको क्या करता है? न्यूक्लिएट करता है, ठीक है। विच प्रोटीन प्रमोट्स लीनियर एक्टिन फिलामेंट असेंबली? लीनियर एक्टिन फिलामेंट की असेंबली को कौन प्रमोट करेगा? फॉर्मिन, कोफिलिन, जेलसोलिन या डेस्मिन? इसने पूछा है कौन प्रमोट करेगा लीनियर फिलामेंट की असेंबली। फॉर्मिन भी करता है, कोफिलिन, जेलसोलिन भी करता है। एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो जेसोलिन है वो तो क्या करता है? डिसअसेंबली करता है। जेसोलिन, कोफिलिन और थाइमोसिन बीटा 4 ये क्या करते हैं? डिसअसेंबली करते हैं। बचे क्या? कैप जेड बचा हमारा, कैप जेड बचा, और हमारा क्या बचा? ARP2/3 कॉम्प्लेक्स बचा, फॉर्मिन्स बचा और प्रोफिलिन बचा। ये क्या करते हैं? असेंबली करते हैं। तो हम डिसअसेंबली वाले याद रखेंगे, असेंबली वाले जो बच गए वो होंगे कोफिलिन, जेलसोलिन और थाइमोसिन बीटा 4, ये डिसअसेंबली करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था? विच प्रोटीन प्रमोट्स लीनियर एक्टिन फिलामेंट असेंबली? असेंबली कौन करेगा? जेलसोलिन नहीं करेगा, कोफिलिन नहीं करेगा, तो फॉर्मिन करेगा। डेस्मिन हमने नहीं पढ़ा, इसमें फॉर्मिन पढ़ा है, तो फॉर्मिन असेंबली करेगा। ट्रेड मिलिंग रेफर्स टू, ट्रेड मिलिंग जो है, ट्रेड मिलिंग रेफर्स टू इक्वल एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एडिशन एंड पॉजिटिव एंड लॉस एट नेगेटिव एंड, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्लाइडिंग मैकेनिज्म हमने किया नहीं, तो 27th क्वेश्चन तक हम यहाँ पे करेंगे। विच एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन सर्व्स एक्टिन फिलामेंट? सिवर्स एक्टिन फिलामेंट। कौन सा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है? प्रोफिलिन, जेलसोलिन, टाउ, मायोसिन। कौन सा होता है? जेलसोलिन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। कोफिलिन प्राइमरली, कोफिलिन क्या करता है? स्टेबलाइज करता है एक्टिन को, प्रमोट करता है डीपोलिमराइजेशन, माइक्रोट्यूबल्स को फॉर्म करेगा, लिंक करेगा एक्टिन को मेम्ब्रेन से। तो कोफिलिन क्या करता है? डीपोलराइजेशन करता है, डीपोलिमराइजेशन करता है हमारा कोफिलिन, ठीक है। क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर के होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं, एटीपी का यूज़ करते हैं। मायोसिन इनका मोटर प्रोटीन होता है, इसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर के होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, कोई मोटर प्रोटीन नहीं होता। माइक्रोट्यूबल का डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर, अल्फा और बीटा ट्यूबलिन से मिलकर बने होते हैं, जीटीपी का यूज़ करते हैं। मोटर प्रोटीन होते हैं काइनेसिन एंड डाइनिन। एक्टिन ट्रेड मिलिंग का मतलब है एडिशन ऑफ एटीपी एक्टिन एंड पॉजिटिव एंड एंड लॉस ऑफ एडीपी एक्टिन एट नेगेटिव एंड। ARP2/3 कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिएट करता है एक्टिन मेटावर्स को, वाइल फॉर्मिन प्रमोट करता है लीनियर फिलामेंट की असेंबली। मायोसिन सेकेंड इज द प्राइमरी मोटर प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। सेल माइग्रेशन प्रोसीड होती है, प्रोट्रूजन पहले होगा, फिर एडहेशन होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रियर अटैचमेंट करती है, फिर फॉरवर्ड मूवमेंट करती है। तो हमने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया। I hope you do like this lecture. If you do like, then like, subscribe, share and comment. अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो feel free to comment in the comment section given below. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए stay tuned with me and thank you so much for watching my video. Take care of yourself and your family members.